मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड आज का जो सेशन है वो जीएस पढ़ेंगे। आज हम जनरल स्टडीज़ पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की बातें होंगी। एंड ज्योग्राफी में सबसे स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो है आपका यूनिवर्स, ब्रह्मांड की बातें होंगी। दुनिया कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड क्या है, कैसे चीज़ें हैं, स्टार्स क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं, ये सब थोड़ा सा हम समझेंगे, सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको दिए हैं, यूनिवर्स की कुछ बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हैं। कहा कि जो आपका यूनिवर्स है उसका जो स्टडी है उसको आप क्या कहते हो, तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मॉस मीन्स आप कह सकते हैं कि जो आपका ब्रह्मांड है उसका अध्ययन। लॉजी का मीन्स क्या होता है, स्टडी होता है। किसी भी चीज़ का अध्ययन करना है वो आपका लॉजी कहता है। जियो, जैसे हम कह सकते हैं जियोलॉजी है, या आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी है ना, ऐसी जो टर्म्स है वहाँ पे क्या है, आपकी स्टडी की बातें होती है, अध्ययन की बातें होती हैं। तो कहा यूनिवर्स का जो स्टडी है वो क्या है, कॉस्मोलॉजी है। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कहा कि जियो साइंटिफिक थ्योरी जो आपकी थी, तो कहा कि जियो का मीन्स क्या होता है, तो जियो का मीन्स होता है आपकी जो भी आपकी अर्थ से जुड़ी चीज़ें हैं आप उसको कहते हैं कि वो आपका जियो से आप अर्थ को जोड़ते हैं। जियो का मीन्स अर्थ से आपकी जुड़ी हुई चीज़ें। साइंटिफिक मीन्स क्या है, साइंटिफिक का मीन्स है जो चीज़ें आपका सेंटर पे हैं। तो कहा कि जियो आपकी जो है वो सेंटर पे थी। ऐसा कहा, किसने कहा, टॉलेमी नाम के आपके जो वैज्ञानिक हुए, जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि आपके जो अर्थ है वो सेंटर पे है दुनिया के, और जो भी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में, दुनिया में, वो सब उसके आसपास घूम रही हैं। ऐसा टॉलेमी ने कहा था। और वो क्या हुआ, समय के साथ समय आगे बढ़ा और ये बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई कि जो समय आपका जो सेंटर पे है वो आपकी अर्थ नहीं है, क्या है, वो आपका सन सेंटर पे है। तो ये क्या है, जियो साइंटिफिक थ्योरी है जो किसने दी है, टॉलेमी नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने दिया था। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम। तो कहा कि जियो साइंटिफिक थ्योरी आपकी, उसके बाद थोड़ा सा हेलियोसेंट्रिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है कुछ बातें। तो कहा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इज गिवन बाय कॉपरनिकस। कहा कि हेलियो का मीन्स क्या होता है, सन होता है, कि जो आपका सन है वो आपका सेंटर पे है। ऐसा किसने कहा, कॉपरनिकस ने कहा कि सन जो है वो दुनिया के ब्रह्मांड के सेंटर पे है और चीज़ें आसपास उसके घूम रही हैं। तो आज के मायने में आप उसको कुछ हद तक ठीक मान सकते हैं। वैसे तो सन भी खुद अपने आप में घूमता है, जो हमारी गैलेक्सी है उसके सेंटर के आसपास सन भी घूमता है। लेकिन हम अपने इस सौर मंडल को देखें, सोलर सिस्टम को देखें, तो आपका जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी प्लैनेट्स हैं, वो सन के आसपास घूमते हैं। तो आप ये मान सकते हैं ये सही है। समय आगे बढ़ा तो कहा कि एक और नए वैज्ञानिक आए, केपलर आगे। तो उन्होंने कहा कि आपका जो हेलियोसेंट्रिक जो आपकी बात है वो तो सही है, कॉपरनिकस की बात जो है कि आपका जो सन है वो सेंटर पे है, ये तो ठीक है। बट आपका जो कहा कि जो यहाँ पे कॉपरनिकस ने कहा था कि जो चीज़ें आसपास घूम रही हैं वो जो पाथ है चीज़ों का, वो कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ऐसा उन्होंने कहा था। कॉपरनिकस ने जो पाथ बताया था वो सर्कल में बताया था कि चीज़ें आसपास जो घूम रही हैं सन के आसपास, वो सर्कल में घूम रही हैं। तो लेकिन जो आपका केपलर ने कहा कि बस ये बात थोड़ी सी सही नहीं है कि जो चीज़ें हैं आसपास, जो प्लैनेट्स हैं, जो एस्टेरॉयड है, ये सब चीज़ें जो घूम रही हैं वो आपका जो पाथ है वो सर्कल में नहीं है, एलिप्टिकल पाथ है चीज़ों के आसपास घूमने का। तो ये एक चीज़ उन्होंने ऐड की, केपलर ने। कॉपरनिकस ने क्या कहा था कि जो आपके प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूम रहे हैं, कैसे पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, गोलाकार पाथ में घूम रहे हैं। बट केपलर ने कहा कि जो पाथ है वो कैसा है, अंडाकार पाथ है, एलिप्टिकल पाथ है। जो जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूम रहे हैं वो अंडाकार पाथ में घूम रहे हैं और सन आपका सेंटर पे है। ये कॉपरनिकस ने भी कहा था एंड केपलर ने भी कहा, दोनों की बातें ये सेम है, बट जो पाथ है उसमें थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे हुए। आगे थोड़ा सा बढ़े तो हर्शल नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि जो आपका सन है वो तो बहुत छोटा सा स्टार है। ऐसे तो बहुत सारे स्टार आपके जो मिल्की वे है, जो हमारे गैलेक्सी है, जो यूनिवर्स है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार मौजूद हैं। तो क्या है, आपका जो सन है वो बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही छोटा सा एक तारा है, छोटा सा एक स्टार है। थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़ जाए। उसके बाद देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो कहा कि जो आपका फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्टार्स को स्टडी किया, स्टार्स का अध्ययन किया, वो आपके बहुत महान इंसान गैलीलियो गैली आप कहते हो उनको। तो उन्होंने आपका सबसे पहले दुनिया में आपके जो चीज़ें हैं उनको स्टडी किया। तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि गैलीलियो गैलीली को क्या थे, वो जो पहले इंसान थे दुनिया में जिन्होंने स्टार्स को, जो आपका ब्रह्मांड है उसको समझने की कोशिश किया, उसका अध्ययन करने की कोशिश किया। और साथ में कहा कि यदि हम कहें कि एक यूनिवर्स जो होता है
उसमें कितने आपकी गैलेक्सी होती हैं, तो 10 की पावर 11 गैलेक्सी आप उसमें मान लेते हो। ये स्टैंडर्ड आपका डाटा है। एंड आप ये मैंने आपको आसान भाषा में आपको समझाने के लिए दिया है। 10,000 करोड़ हो जाता है। 10 की पावर 11 को आप कन्वर्ट करेंगे अपनी भाषा में तो कितना होगा, 10,000 CR गैलेक्सी आपकी है, जो कि एक यूनिवर्स में ऐसा हम मोटा मोटा मान सकते हैं। यदि हम एक गैलेक्सी में स्टार्स की संख्या देखें तो वो भी आपकी लगभग इतनी ही हो जाती है। तो जो स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में वो कितने हैं, वो भी 10 के पावर 11 आपके स्टार्स मौजूद हैं हमारी जो गैलेक्सी है उसमें। एंड हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे नाम है। देखो अवर गैलेक्सी का नाम, जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम क्या है, मिल्की वे है। एंड जो शेप है उसकी वो कैसी है, स्पाइरल शेप है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ऐसा आप थोड़ा सा मोटा मोटा आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो शेप है वो आपकी स्पाइरल शेप है। तो ऐसी आपकी जो है गैलेक्सी जो मिल्की वे है वो ऐसी है हम जहाँ पे हम मौजूद हैं। एंड इसकी एक बाजू में हम मौजूद हैं, इसकी एक आर्म में हम मौजूद हैं। एक बाजू आप कह सकते हो जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, ये सब आपका एक बस जो उसकी बाजू है, एक जो उसकी आर्म है, उसमें हम सब मौजूद हैं। तो उसकी कई सारे आर्म्स मौजूद हैं जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। फटाफट से थोड़ा सा आगे देखें, उसके बाद आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो कहा कि यदि हम अपनी गैलेक्सी के सबसे पास में यदि दूसरी गैलेक्सी की बात करें कि हमारी गैलेक्सी के सबसे पास में दूसरी गैलेक्सी कौन सी है, तो वो कहा कि एंड्रोमेडा है। नियरेस्ट गैलेक्सी टू अवर मिल्की वे इज एंड्रोमेडा। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपकी हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके सबसे पास में जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा उसका नाम है। कितना पास में है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये कितना पास में है। तो कहा डिस्टेंस कितनी है, तो कहा 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमसे। तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स आप कह सकते हो, 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स कह सकते हो। लाइट ईयर को मैंने आपको थोड़ा सा आगे समझाया कि लाइट ईयर होता क्या है, तो आगे मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि लाइट ईयर क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा है कि लाइट ईयर क्या है। तो कहा कि इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय सनलाइट इन 1 ईयर। एक साल में जितना जो आपकी सनलाइट है उसने डिस्टेंस तय की है उसको आप 1 लाइट ईयर कहते हो। यदि मैं आपको स्पीड ऑफ लाइट बताऊं कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, तो वो हो जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट आपने बचपन से पढ़ा होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकंड में इतना मीटर जाती है आपकी जो सनलाइट है, एक सेकंड में इतनी गई है। यदि हम उसको 1 मिनट दौड़ाएं तो कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर, कितना, एक सेकंड में गई। यदि हम इसको 60 मिनट दौड़ाएं तो 60 से गुणा कर दिया, सॉरी 1 मिनट दौड़ाएं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर दिया हमने। यदि हम 1 घंटे दौड़ाएं इसको, 1 आवर चलाएं इसको, तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो 60 से एक और गुणा कर दिया हमने। यदि हम 1 दिन दौड़ाएं इसको तो 24 से गुणा कर देंगे, तो आपका 1 दिन में इतना डिस्टेंस तय किया उसने। और यदि हम आपका 1 साल इसको चलाएं तो 365 से गुणा कर देंगे इसको, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आपका 1 लाइट ईयर आएगा, जिसमें कि डिस्टेंस हो जाएगी 9.46 × 10⁻15 मीटर के आसपास, जो मैंने आपको पीछे दी हुई है। तो 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर आपके होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, शायद देखो यहाँ पे आपको दिया है कि 1 लाइट ईयर आपका जो होता है कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये कैसे आया, ये हमने पीछे जाके समझा कि आया कैसे है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसको हमने 1 ईयर तक चलाया, तो जितना डिस्टेंस तय किया सनलाइट ने उसको हमने कहा 1 लाइट ईयर। फटाफट से वापस आते हैं, इनको समझेंगे बाद में हम, पहले फटाफट से हम थोड़ा सा पीछे आ जाए। तो कहा कि एंड्रोमेडा की जो आपकी डिस्टेंस है, एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे की जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे आपको दी हुई है। साथ में कहें कि सन जो है वो हमारे सबसे पास में स्टार जो है वो सन है आपका। और यदि सेकंड स्टार की बात की जाए कि सबसे पास में जो सेकंड स्टार है वो कौन सा है, तो वो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कि आफ्टर सन सेकंड नियरेस्ट स्टार टू मिल्की वे, टू अवर अर्थ। मिल्की वे की बात नहीं करेंगे, अर्थ की बात कर रहे हैं कि अर्थ के सबसे पास में जो स्टार है वो सन है। यदि सेकंड स्टार कौन सा नियरेस्ट है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और कितना डिस्टेंस पे है वो हमसे, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है, 4.22 लाइट ईयर्स अवे है हमसे। 4.22 आपका साल लग जाते हैं लाइट को वहाँ तक पहुँचने में। 4 साल में जाके वहाँ पे उस स्टार पे जाके जो लाइट है वो पहुँच पाएगी। आप सोचिए कि 4 साल तो लाइट को पहुँचने में लग जाएंगे, जिसकी स्पीड दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, लाइट की है। सनलाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है।
फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कहा मेकिंग ऑफ ए यूनिवर्स इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय जॉर्ज रमेंटर इन 1927। कहा कि देखो सबसे अच्छा जो यूनिवर्स बना है उसको समझाती जो है वो बिग बैंग समझाती है। वैसे तो और भी कई सारी थ्योरी मौजूद हैं दुनिया कैसे बनी है उसको समझने के लिए, बट बिग बैंग जो है वो सबसे अच्छा सबसे बढ़िया समझाती है। एंड वो कहती है कि सब कुछ एक पॉइंट पे समाया हुआ था, उसमें बैंग हो गया और उसके बाद धीमे धीमे एक्सपेंशन होता रहा, धीमे धीमे जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होती रही, तो उससे आपका ब्रह्मांड बना है, यूनिवर्स बना है। किसने दिया है? जॉर्ज रमेंटर नाम के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे वो? आपके बेल्जियम देश के थे। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कौन से देश के थे? बेल्जियम जो आपका देश है, कंट्री है, वहाँ के वैज्ञानिक थे। और कब दिया था? 1927 में उसको दिया था उन्होंने। ईयर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बिग बैंग कब दिया गया। 1927 में बिग बैंग आई है। और किन्होंने दिया है? जॉर्ज रमेंटर वैज्ञानिक हैं। और कहाँ के हैं वो? बेल्जियम देश के हैं। फटाफट से आगे थोड़ा सा बढ़े हैं तो कहा कि इसके हिसाब से जो आपका ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसकी जो एज है वो कितनी है। तो आपके सामने है यहाँ पे 13 बिलियन ईयर्स आपके हो चुके हैं ब्रह्मांड को बने हुए। 1 बिलियन में 10⁹ होते हैं। यदि आपको मैथ्स में थोड़ा सा वीकनेस हो तो 10⁹ होते हैं बिलियन में, और मिलियन में 10⁶ होते हैं। यदि मैथ्स बाई चांस नहीं आता है, अभी वैसे आपकी कल ही शायद मैथ्स की क्लास हुई है तो उसको भी आपको देख लेना है। आते हैं तो कहा कि 13.7 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं यूनिवर्स को बने हुए। आपकी भाषा में आपको समझाऊं तो लगभग 1370 करोड़ साल के आसपास आप मान सकते हो। आपकी कॉमन भाषा में, आपकी आम भाषा में, आपकी समझने वाली भाषा में आप सोचिए 1 करोड़ साल कितने होते हैं? 1370 करोड़ साल से आपका जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो बना हुआ है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यदि आप सोचेंगे कि अच्छा हम इतने टाइम से, अच्छा जो हमारा जो चीज़ें हैं, अर्थ है, ये सब इतने टाइम से, तो अपने आप में बहुत बड़ा आपको अजीब सा महसूस होगा एंड बहुत ही आपको थोड़ा सा मन में करेगा कि हाँ यार कुछ तो है, कहीं तो कुछ बातें मौजूद हैं। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद कहा कि जो यूनिवर्स है, देखो उसमें कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें और कैसे कैसे वो कौन कौन सी चीज़ों से कितना कितना बना है। अपने आप में यहाँ पे भी देखो आपको बड़ा मजा आएगा कि आपका यूनिवर्स जो है वो कितना किस चीज़ों से बना है। तो कहा कि यूनिवर्स कंपोजिशन 68.3% जो आपका यूनिवर्स का हिस्सा है वो डार्क एनर्जी से बना है। ऐसी एनर्जी जो हमें नहीं पता है, जो काइनेटिक नहीं है, जो ग्रेविटेशनल नहीं है, जो पोटेंशियल नहीं है, जो केमिकल नहीं है, जो साउंड नहीं है, जो कुछ और एनर्जी है जो हमें नहीं पता है, उसका नाम हमने क्या किया? डार्क एनर्जी दे दिया। एंड जो आपका लगभग 26.8% हिस्सा है वो डार्क मैटर से बना है। ऐसा मैटर जो आपकी पीरियोडिक टेबल में नहीं है, जो आपके साइंटिस्टों को नहीं पता है, ऐसा मैटर है। ऐसे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमें पता है, बट इनमें से कोई नहीं है वो आपकी। एंड 4.9% जो आपका हिस्सा यूनिवर्स का, वही आपका नॉर्मल मैटर से बना है जो हमें पता है। बस उन चीज़ों से यूनिवर्स का कितना हिस्सा बना है? 5% के आसपास हिस्सा उन चीज़ों से बना है जो हमें पता है, बाकी तो हमें पता ही नहीं है। ऐसी 95% हिस्सा जो यूनिवर्स का वो ऐसी चीज़ों से बना है जो हमें पता नहीं है। आप सोचो कि आपको जो नहीं पता है वो 95% है और जो पता है वो बस 5% है, तो मोटा मोटा ऐसा हम मान सकते हैं। यदि हम मैक्सिमम एलिमेंट की बात करें यूनिवर्स में तो वो हाइड्रोजन हो जाता है। स्टार्स जितने भी हैं वहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन ही है। एंड फ्यूज़न होता है स्टार्स में, उसके बाद वो स्टार्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रोजन आपका मैक्सिमम है, लगभग 75% के आसपास आप मान सकते हो। यूनिवर्स में लगभग आपका 75% के आसपास जो हमें नॉन मैटर है उसमें से जो है हाइड्रोजन हमें पता है वो आपकी मौजूद है। 95% में से नहीं है, वो 5% में से हिस्सा है आपका। यदि हम साइज ऑफ स्टार की बात करें कि साइज जितना बड़ा होगा उतना उसका जीवन जो है स्टार का छोटा हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊं कि एक मोटा आदमी होगा तो क्या होगा? वो कम जीवन जिएगा। क्यों? बीमारियां कुछ हो जाएंगी, डिजीज कुछ हो जाएंगे ना, खाना सही से नहीं खा पाएगा, सांस फूलेगी। और थोड़ा सा फिट आदमी होगा तो ज़्यादा जीवन जिएगा। ऐसा आप मोटा मोटा समझने के लिए मान सकते हो कि यदि आपका स्टार बड़ा है तो उसमें क्या होगा? फ्यूज़न तेज़ी से होगा, आपकी जो गैस है वो तेज़ी से बर्न हो जाएगी, तो आपका जीवन थोड़ा सा कम हो जाएगा उसका। और जो आपका जो स्टार है थोड़ा सा छोटा होगा वो ज़्यादा जीवन जी पाएगा।
थोड़ा सा और बात की जाए कि कलर्स आपके क्या होते हैं, जो लाइट आती है, जो आपके जब स्टार पैदा होता है उसके बाद आगे बढ़ता है, उसके बाद आगे बढ़ता है और एंडिंग होता है, तो उसका जो लाइट का जो कलर है वो कैसा होगा। तो स्टार्टिंग में जो आपका कलर है वो आपका ब्लू रहेगा, उसके बाद लाइट जो है वाइट हो जाएगी, उसके बाद आपका जो है येलो होगी, और सबसे बाद में क्या होगा, रेड आपकी लाइट वहाँ से आएगी, जो कि जब आएगी, जब वो ख़त्म हो जाएगा, जब स्टार डेथ होगा, तो उस टाइम पे जो वहाँ से आपकी लाइट दिखाई देगी वो रेडिश आपको थोड़ा सा दिखाई देगी। तो ये आपको थोड़ा सा ये अच्छा पॉइंट था जो मैंने आपको दिया कि कलर्स कैसे होते हैं जब स्टार्स बनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जब स्टार्स की डेथ होती है तो उसका जो लाइट है वो कैसा आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ें, फटाफट से देखें आपके सामने क्या दिया है। तो कहा कि नेक्स्ट आपके सामने कहा कि नेबुला क्या है, बर्थ प्लेस ऑफ स्टार है, कि कहा कि जहाँ पे स्टार्स पैदा होते हैं वो जगह है। क्या होता है इसमें, देखो दिया है क्लाउड्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के। कहा कि देखो आपने तो पानी के बादल आपने सुने होंगे, आपने H2O के जो आपके क्लाउड्स आपके अर्थ पे होते हैं, लेकिन जैसा आपका अर्थ है वैसा सब जगह नहीं है। कहीं कहीं पे आपको देखने को, वीनस की बात करते हैं तो वहाँ पे एसिडिक एसिड के आपके क्लाउड्स होते हैं, H2SO के आपके क्लाउड्स होते हैं, और रेन ऐसी होती है। यदि आप वहाँ पे पहुँच गए, नेक्स्ट टाइम हम स्टार जो आपके प्लैनेट्स हैं उसकी बातें करेंगे, यदि आप वहाँ पे पहुँच गए तो आप एक सेकंड में क्या हो जाओगे, ऐसे स्वाहा हो जाओगे कि H2SO सबसे टफ एसिड माना जाता है, बहुत ही तेज एसिड है। यदि आपकी स्किन पे पड़ गया तो आपकी स्किन क्या होगी, जल जाएगी। तो वहाँ पे एसिडिक रेन होती है वीनस पे। तो वैसे ही क्या है कि सब जगह अपनी अपनी कंडीशन है। ये हमारा अर्थ है जो हमारा अच्छा है, जहाँ पे हम जीवन जी पा रहे हैं। तो फटाफट से आगे, तो जो क्लाउड्स हैं किस चीज़ के हैं, हाइड्रोजन गैस के, जहाँ पे स्टार्स पैदा होते हैं। आपका सन जो है वो स्टार है, और वो भी ऐसे ही कहीं आपका जो बादलों में पैदा हुआ था, एंड आज हमको जीवन दे रहा है। फटाफट से वापस आए, कॉन्स्टेलेशन की बात की है। आप हिंदी में चाहो तो तारामंडल आप कह सकते हो, जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, यदि कोई यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो तारामंडल क्या होता है, जैसे आप कहा कि ग्रुप ऑफ स्टार्स विच क्रिएट ए आइडेंटिफाइड पैटर्न, ऐसे तारों का समूह जो एक आपका जानी पहचानी आकृति बनाते हैं। जैसे आपने एक बड़ा फेमस सा, मैं आपको एक दे रहा हूँ, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक आपने बचपन में शायद आपने सुना होगा, आप कह सकते हो सप्तऋषि, आप उसको हिंदी में कहते हो। इंग्लिश में आप चाहो तो आप उसका नाम ऐसा कह सकते हो, ओशा मेजर उसको कहते हैं, या बिग बील भी उसको कहा जाता है। तो दोनों नाम उसी के हैं। दो नाम मैंने आपको इंग्लिश में दिए, एक हिंदी में दे दिया आपको, और बहुत ही जानी पहचानी है। एक आपके 4 स्टार यहाँ पे हैं और 3 स्टार यहाँ पे हैं। 7 स्टार्स का समूह है, जो हिंदी, जो आपके हिंदू हैं, जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से जो आपके 7 महात्मा थे, उनके यहाँ पे ये बातें हैं कि वो 7 तो अमर हो जाते हैं मौत के बाद, और वो स्काई में आपको दिखाई देते हैं एंड आपको गाइड करते हैं। ये सब बातें माइथोलॉजी के हिसाब से, हम कहें सनातन धर्म के हिसाब से बातें ऐसी आती हैं। टाइप्स ऑफ गैलेक्सी की बात की, जो गैलेक्सी है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो जैसा हमने कहा था पीछे, हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे है वो स्पाइरल शेप में है, और भी शेप में गैलेक्सियाँ हो सकती हैं, इलिप्टिकल हो सकती है, या कोई भी शेप की गैलेक्सी हो सकती है, या रेगुलर भी हमने उसको नाम दिया है। यदि हम बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। सैटेलाइट क्या होता है, जो आपके अर्थ के आसपास घूम रहा है वो सैटेलाइट है, जो किसी प्लैनेट के आसपास घूम रहा है वो सैटेलाइट है। आपकी अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है, एंड जो मैन ह्यूमन ने बनाए हैं वो भी घूम रहे हैं। तो आपके एक तो नेचुरल हो सकते हैं, एक आर्टिफिशियल या मैनमेड हो सकते हैं। नेचुरल क्या है, आपका मून जो है वो प्राकृतिक सैटेलाइट है, नेचुरल है, नेचर अपने आप वो घूम रहा है। एंड यदि हम अपनी बात करें तो यहाँ पे नासा है, इसरो है, स्पेस एजेंसी है, उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं। यदि मैं आपको बात करूँ स्पेस एक्स की, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान, उनकी कंपनी स्पेसएक्स, एंड स्पेसएक्स का जो प्लान है वो लगभग 8,000 से लेकर 10,000 सैटेलाइट्स तक छोड़ने का प्लान है आगे आने वाले समय में, जिसमें से वो 2000 के आसपास सैटेलाइट छोड़ चुके हैं। तो आपके अर्थ के आसपास क्या है, सैटेलाइट ही सैटेलाइट घूम रहे हैं। यदि आप देखोगे तो ध्यान से, तो बहुत सारे सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूम रहे हैं। तो आप सोचिए कि 8000 के आसपास सैटेलाइट आसपास घुमाने की तैयारी है एलन मस्क की, स्पेसएक्स की। उससे क्या होगा, आपके जो ये आपके पास जो नेट पहुंच रहा है वो आपके ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंच रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि वो आपके
ऑप्टिकल फाइबर की जो आपकी समस्या है वो सीधा खत्म कर देंगे एलन मस्क, और सीधा इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से आपके फ़ोन में पहुंचा देंगे, आपके डिवाइस में पहुंचा देंगे। आपको नेट के लिए कहीं भी किसी कंट्री में किसी भी जगह पे ऑप्टिकल फाइबर या किसी केबल की आवश्यकता नहीं होगी। तो ज़माना क्या होगा, मॉडिफाई होने वाला है। आप भी जुड़ जाओ। इसी वजह से कहता हूँ मैं आपसे, पढ़ा करो, पढ़ने से ही कुछ होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। किताबों से ही आपको नॉलेज आएगी, और नॉलेज आएगी तो आप अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा जीवन में करेंगे। आते हैं फटाफट से आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। तो कहा कि आपका यहाँ पे दिया है कि मैनमेड सैटेलाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि यदि इंडिया की बात की जाए तो क्या है और दुनिया की बात की जाए तो क्या है। तो कहा कि फर्स्ट जो था वो आपका रशिया ने छोड़ा था 1957 के आसपास, स्पुतनिक था। एंड यदि इंडिया की बात की जाए तो आर्यभट्ट था 1975। कहाँ से हमने ये रशिया से ही छोड़ा है। यदि इंडिया से बात की जाए तो आपका रोहिणी है, जो कि हमने कहाँ से छोड़ा है, अपनी ज़मीन से 1979 में इंडिया से छोड़ा गया है। तो ये इंडिया से छोड़ा गया है, ये रशिया से छोड़ा है। और दुनिया में स्पुतनिक रशिया का सबसे पहला था 1957। फटाफट से आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाएं। तो उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे यूनिट्स आपको दी हैं कुछ, जो कि बड़ी यूनिट्स हैं, स्पेस से जुड़ी हुई, यूनिवर्स से जुड़ी कुछ बड़ी यूनिट्स आपको दी हैं। कहा कि वाह, ये आपको समझा चुका हूँ। 1 लाइट ईयर क्या है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। जो आपकी सनलाइट है 1 ईयर में कितना डिस्टेंस जाएगी वो आपका ये है। फटाफट से आ जाए यहाँ पे 1 AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कहा ये क्या है, तो कहा कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। जो आपका सन है, जो आपकी अर्थ है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी है 1.46 × 10⁻11 मीटर के आसपास है। वैसे तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो थोड़ा सा चेंज होती है, एक समय आता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, पेरिहेलियन आता है, एपिहेलियन आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे टॉपिक्स को तो वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आपका थोड़ा सा चेंज होती है। 152 के आसपास, यहाँ पे 1.52 के आसपास हो जाती है, और थोड़ा सा 1.46 या 1.45 ये मिनिमम के आसपास है। एवरेज भी नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने आपको मोटा मोटा दिया है। बाकी मैक्सिमम जाएंगे तो 1.52 यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी। एक पॉइंट आएगा जिसको आप कहेंगे एपिहेलियन, वहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी अर्थ की। एंड एक पॉइंट आएगा पेरिहेलियन, जहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस होगी अर्थ की। वो थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। आते हैं आगे थोड़ा सा तो ये क्या है मोटा मोटा, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। आते हैं थोड़ा सा वापस 1 पास से। कहा कि ये क्या है, तो कहा जो आपका 1 ये आपका लाइट ईयर है, यदि इसमें हम 3.2 टाइम्स का इसका 3 इसमें गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 3.2 से 3.2 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर, दैट इज़ द 1 पार्सेक। यदि हम इसमें कितने से गुणा करें, 3.2 से, तो जो डाटा आता है उसको हम कहेंगे 1 पार्सेक कहा जाएगा उसको। अच्छा यूनिट है, बड़ा यूनिट है थोड़ा सा। देखो जहाँ पे आपके बड़े यूनिट्स हैं वो कहाँ पे यूज़ होंगे, स्पेस में यूज़ होंगे। एंड एक बात और थोड़ी सी ध्यान, जहाँ पे मीटर है, एंड में देखो मीटर है, तो वो क्या है आपका, वो डिस्टेंस की यूनिट है। एग्जाम में पूछा गया है कि ये यूनिट किसकी है, तो ये क्या है, देखो लास्ट में मीटर आ रहा है तो क्या है, डिस्टेंस की या लेंथ की यूनिट है। और यदि केजी आ रहा है तो मास की यूनिट है। जैसे मैंने शायद एक यहाँ पे बात की मास की यूनिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट कितना है, 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन। मास ऑफ सन कितना होता है, 2 × 10⁻30 केजी होता है आपके सन का मास। यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.88 × 10⁻30 केजी आएगा। उसको आप 1 चंद्रशेखर लिमिट कहोगे। जो चंद्रशेखर लिमिट है वो आपके यूज़ होती है जब आप स्टार्स को आप स्टडी करते हो कि उनका बर्थ कैसे होता है, उनका डेथ कैसे होता है, वहाँ पे वो उसके बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा या वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। ये सब बातें वहाँ पे यूज़ होती हैं। थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा हमने बेसिक यूनिट्स को पढ़ा, और थोड़ा सा बेसिक जो यूनिवर्स है उसमें क्या क्या बातें हैं, कैसे कैसे चीज़ें, कुछ अच्छे पॉइंट्स को भी हमने समझा सीखा। एग्जाम में कहाँ से कैसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा सा और भी यूनिवर्स का पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं आपके लिए, और जो चीज़ें हैं ज्योग्राफी की अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। एंड इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, जैसे मैंने आज भी आपको कुछ बातें बताई कि आप क्या हो, कैसे हो। आज इतना ही, मैं सेशन को फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।